हमने एक दिन आपको पढ़ाया था कि कार्बन की शादी किससे हुई थी? हाइड्रोजन से। और शादी होने के बाद इन दोनों कपल्स का क्या नाम पड़ा? हाइड्रोकार्बन। और इनके 3 बच्चे भी हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन कौन? एल्केन, एल्केन। कौन कौन से बच्चे हुए? बहुत अच्छा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज आप लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और क्लास 11th का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो दोनों आज एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या स्टार्ट करने हम चल रहे हैं? क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और क्लास 11th का कौन सा चैप्टर है? क्लास 11th का है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता क्या है और ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया, और इसमें ऐसी क्या बात है जिससे ये एक ब्रॉड सिलेबस बन चुका है। तो ये सब बातें आज आप जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक, एकदम शुरुआत से। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोलस लेमरी। स्पेलिंग मिला लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक रहे। निकोलस लेमरी ने सोर्स के आधार पर सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसके आधार पर डिवाइड किया? सोर्स के आधार पर, जहां से वो ऑब्टेन्ड होते थे। बेस्ड ऑन सोर्स सब्सटेंस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले का नाम है प्लांट सब्सटेंस, दूसरे का नाम है एनिमल सब्सटेंस, और तीसरे का नाम है मिनरल सब्सटेंस। तो आप कुछ जान पा रहे होंगे नाम से ही कि ये कहां से मिलते थे। प्लांट सब्सटेंस कहां से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। और ये कहां से मिलेंगे? एनिमल से। और तीसरे हैं मिनरल सब्सटेंस। ये कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। इन्हें धरती से खोद कर निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। अर्थ लिख लीजिए, सही है। यहां तक सभी लोग पहुंचिए।
सभी बच्चे यहाँ तक पहुँचे। तो सभी लोग आगे ध्यान दीजिए। ये कॉन्सेप्ट था निकोलस लेमरी का। इसके बाद एंटोनी लेवाइजर का नाम आप लोगों ने सुना है ना। एंटोनी लेवाइजर ये मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं। एंटोनी लेवाइजर ने क्या किया, थोड़ा चेंजिंग किया इसमें। क्या चेंजिंग किया, ध्यान से देखिए। जो प्लांट सब्सटेंस से तो लेवाइजर ने इन्होंने प्लांट सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस, और तीसरा क्या था, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों को मर्ज करके एक नया नाम दे दिया, क्योंकि ये दोनों लिविंग के कैटेगरी में आते हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया, लिविंग सब्सटेंस, और इसको क्या नाम दे दिया, नॉन लिविंग। अब ध्यान दीजिए इधर, ये कॉन्सेप्ट है एंटोनी लेवाइजर का। ध्यान दीजिए। इसके बाद बर्जीलियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। बर्जीलियस के अनुसार क्या हुआ, इन्होंने लिविंग को एक नया नाम दिया। देखिए आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, और ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जिनके अंदर जान होती है, जो लिविंग होते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इन्होंने लिविंग के लिए एक वर्ड उठाया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है नाउन, इंग्लिश ग्रामर का। तो नाउन में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। अगर नाउन में कुछ जोड़ना है तो उसे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म का एडजेक्टिव वर्ड उठाया जिसका नाम है ऑर्गेनिक, और आगे इसमें सब्सटेंस लगा दिया। तो क्या नाम हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नाम हो गया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसका नाम क्या दे दिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक शब्द और इनऑर्गेनिक शब्द कहां से एग्जिस्टेंस में आया, सबको पता चल गया कि नहीं। किसने नामकरण किया है इसका, बर्जीलियस। बर्जीलियस स्वीडन का बहुत बड़ा प्रोफेसर था। वो यूनिवर्सिटी वहाँ की एक फेमस है, नाम नहीं याद आ रहा जुबान पे। लगभग 8000 स्टूडेंट को इन्होंने पीएचडी कराया था। उस जमाने में केमिस्ट्री वगैरह के एक्सपेरिमेंट कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता था। इंडिया उस समय अपने स्वतंत्रता संग्राम में जूझी हुई थी। तो ऐसे समय में जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर रहते थे, वही लोग एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया शोध करते थे। तो ये उन्हीं लोगों का परिणाम है जो आज मॉडर्न केमिस्ट्री आप देखने को पा रहे हैं, और इसका एडवांटेज आप वेरियस सेक्टर में देख पा रहे हैं। मेडिकल से लेकर सबसे ज़्यादा यूज मेडिकल क्षेत्र में है। इसके अलावा और भी बहुत इंडस्ट्रियल क्षेत्र में केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। तो यहाँ तक सभी बच्चे पहुँचे। अब ध्यान दीजिए इधर, बर्जीलियस ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया, नामकरण इसका किया, तो ऐसे ही नामकरण नहीं कर दिया। इन्होंने
एक थ्योरी भी दिया अपना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट देंगे उसका डिटेल तो लोग पूछेंगे ही, भैया ये कहाँ से टपक पड़ा। तो इन्होंने इसका एक थ्योरी भी दिया जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगला हेडिंग क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। अब ध्यान दीजिए इधर, इन्होंने बर्जीलियस ने इस थ्योरी में क्या बताया? तो बर्जीलियस ने क्या किया? कुछ बातें बताई। पहली बात इन्होंने ये बताई कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से ऑब्टेन्ड होंगे? या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होंगे और या एनिमल से ऑब्टेन्ड होंगे। और कहाँ से नहीं ऑब्टेन्ड होंगे? मिनरल से नहीं ऑब्टेन्ड होंगे। इतनी बात सबके समझ में आई? कारण यह है कि ऑर्गेनिक शब्द जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? लिविंग से जुड़ा हुआ है। और लिविंग चीजें दो ही चीजों से आ सकती हैं, एक प्लांट या दूसरा एनिमल। तो आप यहां लिख सकते हैं ऑर्गेनिक substances can be obtained either from plant or animal। इतनी बात सबके समझ में आ गया है? इन्होंने दूसरी बात क्या बताया? दूसरी बात ये बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ना तो लैब में बना सकते हैं, लैब में बनाने का सीधा सा मतलब ये है कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकें, ये ईश्वर बनाएगा, नेचर बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि ना तो इसे लैब में बनाया जा सकता है और ना ही इसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई inorganic substances in the कैन नॉट, यहाँ लिख लीजिए, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन द लेबोरेटरी। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? किसी बच्चे के पास कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक सबके समझ में आ गया है? बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिए अब इधर, अभी तक क्या था? जब बर्जीलियस स्वीडन में प्रोफेसर थे
तो जर्मनी का एक स्टूडेंट था इन्हीं का, उसका नाम था फ्रेडरिच ओहलर। फ्रेडरिच ओहलर नाम था उस व्यक्ति का। वो जर्मनी से गया था स्वीडन में पढ़ने और इन्हीं के अंडर में पीएचडी कर रहा था। क्या नाम था? फ्रेडरिच ओहलर। तो अगर टीचर ने कोई थ्योरी दिया है तो एक बार स्टूडेंट भी उस पर क्या करते हैं, उस पर कुछ रिसर्च करते हैं। तो जब बर्जीलियस ने ये बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ना तो हम लैब में बना सकते हैं और ना ही इनऑर्गेनिक से बना सकते हैं, तो फ्रेडरिच ओहलर ने इस पर कुछ मंथन किया, विचार किया। और अब तक क्या था, यूरिया को सिर्फ किडनी बनाती थी। कौन बनाता था? आदमी का या जानवर का किडनी जो है वो यूरिया का फॉर्मेशन करती थी। और पहली बार ओहलर ने बिना किडनी के ही यूरिया बना दिया लैब में, और वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना दिया। तो बहुत खुश हुए ओहलर। और इन्होंने, अब ये कहीं दूसरी जगह रहे होंगे, इन्होंने बर्जीलियस को पत्र भी लिखा। उस ज़माने में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इन्होंने पत्र लिखा और बहुत खुश थे। और ये बहुत खुशी से बताया कि अब मैं बिना किडनी के ही यूरिया बना सकता हूँ। और इस लाइन का मतलब क्या है कि आपकी थ्योरी फेल हो चुकी है और एक अब नए साम्राज्य की स्थापना हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नई दिशा मिलने जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? लिमिटेशन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, यूरिया का फॉर्मेशन ओहलर ने किया और साथ ही साथ और क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल भी किया। तो इन्होंने किया क्या, तो यहां आप लिख सकते हैं ओहलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन द laboratory by an inorganic substance ammonium cyanide. अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया लैब में। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अब तक कहां से बन रही थी, किडनी से बन रही थी। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस which was made by किडनी, सही लिखा है ना, किडनी टिल नाउ, जो कि अब तक कहां से बन रही थी, किडनी से बन रही थी। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट से बना दिया NH4CnO, और इसे गर्म करके क्या बना दिया, NH2CONH2। इसका नाम है यूरिया। अब बहुत लोग ये जानना चाहते हैं
कि ये कौन सा रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में इस रिएक्शन को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब ना कुछ निकलता है ना कुछ जुड़ता है, उसी में फेरबदल हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अमोनियम साइनेट अब ध्यान दीजिए, कई लोग आपको बझाने के लिए पूछ सकते हैं कि यूरिया का IUPAC नेम बताइए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आप क्लास 12 तक पढ़ लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में कहीं इसका जिक्र नहीं होगा कि यूरिया का IUPAC नेम है क्या। तो इसका नाम क्या है, जान लीजिए, कार्बामाइड। यूरिया का IUPAC नेम है कार्बामाइड। तो यहां तक सभी बच्चे पहुंचे, और किसी के मन में अगर कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। टेंथ वालों को समझ में आ रहा है ना? टेंथ को ही टारगेट बना के मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से। आपको कुछ रटना नहीं है, कहां से क्या आया सब जानिए आप। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि जब यूरिया बना तो इससे जब वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हुई, तो और भी कंपाउंड बने। भाई जब ये पता चल गया कि लैब में बन सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसके बाद और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। मतलब एल्कोहल 2 फैमिली के कंपाउंड बने, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। 10th वाले सोच रहे होंगे ये सब क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सब आप जानेंगे। जो नई चीज, इसमें बहुत सारी नई चीज आप जानेंगे, तो उसको सुन के घबराना नहीं है। 2 फैमिली के कंपाउंड यूरिया के बाद बने, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कंपाउंड जैसे एस्टिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया। एल्कोहल के कुछ कंपाउंड बने, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। जब कई सारे कंपाउंड बनने लगे तो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि इसका एक ब्रांच बना दिया जाए और इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन दिया जाए। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करती थी, उसका नाम क्या रखा इन्होंने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा। तो आपको ये जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन है क्या। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो आप यहां लिखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो इन लोगों ने एक स्टडी ये किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे, उसमें इन्होंने एक बात देखा कि सब में एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? कार्बन है। तो इन्होंने सीधे से कह दिया कि कार्बन के जितने कंपाउंड हैं सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और रिलेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसी बात को लिखना है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड and related branch of chemistry
इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए इसके बाद समस्या क्या हुई। इन्होंने कह दिया कि कार्बन के जितने कंपाउंड हैं सबके सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन बाद में कुछ कंपाउंड ऐसे कार्बन के दिखे जिनके पास ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी नहीं थी, जो एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन नहीं होते थे बल्कि जो मिनरल से ऑब्टेन होते थे, उनके उसमें भी कार्बन था। तो इनकी बात तो गलत हो गई। फिर तो हुआ क्या यहां पर, लिमिटेशन इसका क्या है कि कार्बन के कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी नहीं रखते थे बल्कि इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी रखते थे। अब आप जब कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर भी ये डिफिनेशन लागू होगा। तो सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट या आर नॉट ना लिख के आप ये लिखिए, सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैव नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहां पर दैट इज लगाइए, दे आर इनऑर्गेनिक। कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए, सच एज, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट का मतलब जैसे जहां पे CO3 डबल माइनस आयन हो, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। अब यहां लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए चाहे, जैसे Na2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, इसके बाद आपका ये सब है, NH4CnO वगैरह हो गया। SCH2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कुछ ऐसे कंपाउंड थे, और भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन जितना कंपटीशन में पूछा जाता है वो यही है। तो इतने कंपाउंड ऐसे थे जो कि कार्बन के कंपाउंड तो थे, इसमें कार्बन है, लेकिन ये कौन से कंपाउंड नहीं थे, ऑर्गेनिक नहीं थे। अब एक क्वेश्चन में कंपटीशन का आपको देता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें पहला दे दिया जाए आपको Na2CO3, दूसरा दे दिया जाए NH4CnO, तीसरा दे दिया जाए NH4 का ट्वाइस CO3, चौथा दे दिया जाए C2H5OH। तो इसमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5OH, बाकी ये तीनों ऑर्गेनिक नहीं है। या ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें आपको दे दिया जाए पहला C2H5OH,
दूसरा हो जाए CH3COOH, तीसरा हो जाए CH3CHO और चौथा हो जाए NaCl। हाँ, इनऑर्गेनिक बताना। या NaCl की जगह अगर हो जाए आपका इसमें से कोई नाम हो जाए या CO2 हो जाए, मतलब पहचान लेंगे कि नहीं। यहां तक पहुंचिए फिर। सभी लोग ध्यान दीजिए। अगली हेडिंग क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइंटिस्ट लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन बनाने में कुछ गलती कर रहे थे। कोई बताना चाहेगा कौन सी गलती कर रहे थे? मैं पढ़ा चुका हूं पहले। इसके एक फैमिली मेंबर को शामिल नहीं किए, हाइड्रोजन को इन्होंने शामिल नहीं किया। हमने एक दिन आपको पढ़ाया था कि कार्बन की शादी किससे हुई थी? हाइड्रोजन से। और शादी होने के बाद इन दोनों कपल्स का क्या नाम पड़ा? हाइड्रोकार्बन। और इनके 3 बच्चे भी हुए। कौन कौन? एल्केन, एल्केन। कौन कौन से बच्चे हुए? बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए इधर। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरुआत कहां से हुआ? हाइड्रोकार्बन से। तो आप लिखेंगे क्या? हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनसे जो बने हुए कंपाउंड हैं आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिलेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक बात ध्यान दीजिए इधर। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? कार्बन के कंपाउंड को। इसीलिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी नाम है ना, यही जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते थे? कार्बन के कंपाउंड। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिंदी नाम है वो क्या रखा गया? कार्बनिक रसायन। मतलब ऑर्गेनिक को किसके सिनोनिम कर दिया गया? कार्बनिक के। हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। इसका मतलब कार्बन के कंपाउंड का स्टडी। तो आप मुझे बताइए, क्या यह डिफिनेशन वैलिड रहा? नहीं वैलिड रहा। लेकिन अभी भी यही नाम चल रहा है। कई सारे चीजें गलत ऐसी शुरू हुई है जो शुरुआत में कुछ और थी, अब पूर्णतया बदल चुका, लेकिन नाम अभी भी चल रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जब कार्बन वाटर के साथ कंपाउंड बनाता है तो इसे कहते हैं कार्बन का हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। मगर अब डेफिनेशन पूर्णतया बदल चुका है।
अब इसका डिफिनेशन कुछ ऐसे है, द पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स और व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस इफ दे गिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। लेकिन पूर्णतः बदल गया, लेकिन नाम अभी भी वही चल रहा है पुराना। ऐसे ही अगला कॉन्सेप्ट है एरोमेटिक का। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है जो स्पेशल स्मेल वाले कंपाउंड थे उनको एरोमेटिक नाम दिया गया। लेकिन अब ये पूर्णतः बदल जा चुका है। अब एरोमेटिक होने के लिए 5 कंडीशन है, जिसको कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी कहते हैं। आप 11th में पढ़ेंगे इसको, लेकिन नाम अभी भी चल रहा है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक को कार्बनिक पहले कहा गया था। अब आप हमसे अगर पूछे सर अब क्या नाम होना चाहिए इसका, तो अब होना चाहिए हाइड्रोकार्बनिक। समझ पाए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी वर्जन क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बनिक होना चाहिए। जब कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं रह गया तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक कैसे कह रहे हैं? मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या गलत चल रहा है और इसके जगह पे क्या होना चाहिए। तो इतनी बात सबके समझ में आ गई है। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, पहले यच लिखिए, पहले यच लिखिए, क्योंकि हाइड्रोजन पत्नी है और कार्बन पति है। पत्नी आगे चलती है भैया। मार्केट में जब दोनों लोग जा रहे हैं तो देखिए एक बार कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है। अरे ऐसे देखिए, सीताराम बोलते हैं आप, तो सीता का नाम पहले, राधे कृष्ण राधे श्याम बोलते हैं, राधे का नाम पहले, तो भैया पत्नी का नाम पहले आता है। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा। हाइड्रोजन का नाम पहले है। सबके समझ में आ गया? नोट हो गया है ना? अब ध्यान दीजिए इधर, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले कोई 10th वाली कॉपी लाया है कि नहीं? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ ये सही है। अब ध्यान दीजिए इधर, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें जानना होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन के पास ऐसी क्या खासियत है कि जिससे इसने उतना कंपाउंड बना लिया, कितना कंपाउंड? 40 लाख कंपाउंड बना लिया। इतना कंपाउंड पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट मिलकर नहीं बना पाए, बस 2-4 एलिमेंट के हेल्प से कार्बन और हाइड्रोजन ने 40 लाख कंपाउंड बना लिया। और इसका सबसे ज्यादा यूज मेडिसिनल केमिस्ट्री में है। जब आप दवाइयाँ खरीदते हैं, सिरप वगैरह खरीदते हैं, तो सिरप में एक पर्ची डाली रहती है, दवाइयों में पीछे लिखा रहता है। तो सिरप में जो पर्ची डाली रहती है, उसको जब आप पर्ची को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्ट्रक्चर वगैरह बना है जो उसमें शामिल है। तो ज्यादातर उसमें ऑर्गेनिक का ही रोल है। तो वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसको हिंदी में वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये होता है बहुरूपीय टाइप का। जैसे कार्बन क्या है? बहुरूपीय टाइप का है। ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अनोखा गुण प्रदर्शित करता है, यूनिक कैरेक्टर। पहला है टेट्रावैलेंसी। कार्बन कितने बांड बनाता है? 4 बांड बनाता है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 4 बांड क्यों बनाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। अब 11th वाले आप लोगों के लिए अगला कॉन्सेप्ट है। 10th वाले इसे अगर समझ में आए समझे, नहीं तो इसे मत समझे। 1:2
2s2 और 2p2। यस में एक कॉलम, पी में 3 कॉलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये कौन सा स्टेट है? ये है ग्राउंड स्टेट। ये 10th वालों के लिए नहीं है, बस आप यहीं तक समझिए। जब एक्साइटेड स्टेट आएगा, अरे इसमें एक ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट जब आएगा तो क्या होगा, ये कहां पहुंच जाएगा? यहां। तो आपने देखा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बनेगा। तो इसी वजह से कितना वैलेंसी है? टेट्रा वैलेंस। और 10th वाले बस इतना जाने कि लास्ट सेल में 4 है, 4 बॉन्ड बनेगा। अब क्यों बनेगा ये आप 11th में पढ़िएगा। यहां तक पहुंचिए। अगली हेडिंग है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो है, 4 तरीके से बनाता है। ध्यान दीजिए इधर, क्लास 11th वाले ध्यान दें। अब 10th वाले बस इतने जाने, क्योंकि यहां दोनों का कंबाइंड चल रहा है। जो 10th का है 10th वाले अडॉप्ट करें, जो 11th का 11th वाले। अब यहां से 10th वालों को ध्यान नहीं देता मैं क्या लिख रहा हूं। ये ओनली फॉर 11th है। कितना सिग्मा बॉन्ड है यहां पर? 4 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? तो यहां लिख सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। यहां पर अरे पाई का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, तो केवल सिग्मा ही चुनना है। यहां पर अच्छा ध्यान दीजिए, 4 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर और ये और यहां भी 10th वालों के स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। अगर ये चाहें तो लिख लें, अरे लिखे रहेंगे तो बाद में काम ही देगा, लेकिन इसको भी जानना नहीं है क्या है ये। यू डोंट नीड दिस। यहां तक पहुंचिए। अगला हेडिंग डालिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है श्रृंखला का गुण। श्रृंखला, जब आपने देखा होगा चैन वगैरह बहुत लोग पहनते हैं या फूलों की माला है, तो उसमें आप देखते हैं एक एक
अगर चैन है तो एक एक कड़ी उसमें जुड़कर पूरा चैन तैयार होता है। तो वही यहाँ पर भी होने जा रहा है। कैटिनेशन का मतलब ये है कि जब कोई एलिमेंट अपने ही वेरियस एटम से बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना लेता है तो इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लिखेंगे क्या? द टेंडेंसी ऑफ एटम टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, नेचर। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक ए long chain by joining of its own atoms is called कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको यह पढ़ना है कि कार्बन 3 प्रकार का चेन बनाता है। ध्यान दीजिए इधर। पहला चेन है इस तरह जुड़ता है, इसको कहते हैं, इसको कौन सा चेन कहते हैं? ओपन चेन कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें चेन से भी चेन जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन। इतनी बात सबके समझ में आई है। अब देखिए तीसरा, देखिए अगर कार्बन ऐसे जुड़ जाता है या ऐसे जुड़ जाता है तो इसको कौन सा चेन कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन। तो कार्बन कितने टाइप का चेन बनाता है? 3 टाइप का चेन बनाता है, ओपन चेन, ब्रांच्ड चेन और क्लोज्ड चेन। लेकिन हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला ओपन चेन, दूसरा क्लोज्ड चेन। अब आप कहेंगे सर ब्रांच्ड वाला कहाँ गया? ब्रांच वाले को भी ओपन में ही शामिल कर देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेजर रूप में कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। एक है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। समझ पा रहे थे ना? बनाइए इसको।